बहुत स्वागत। शुरुआत भी करेंगे, पहले इसे देख लीजिए। यह पुराने जमाने की फिल्मों में कैदियों की ड्रेस जैसा एडीज है और ऐसा लगता है कई जगह कि इसकी मानो निगम के साथ कोई सांठगांठ हो। आगे बताएंगे क्यों। डेंगू सुनने में भले ही आम सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर इसका कहर और असर समझना हो तो याद कीजिए साल 2018, जब दुर्ग और भिलाई में करीब करीब 50 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों को इस बीमारी ने कई महीनों के लिए तोड़कर रख दिया था। अब आते हैं इस साल के आंकड़ों पर, तो दुर्ग भिलाई में पिछले एक महीने में 107 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि साफ सफाई की स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी बीएसपी प्रबंधन और निगम के बीच पहले आप का खेल चल रहा है। बिलासपुर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में तो एक की जान तक चली गई, लेकिन डेंगू को लेकर कोई गंभीरता नहीं आई है। अंबिकापुर में भी स्थितियां कमोबेश इस तरह की बनी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हाल बेहाल हैं। यहां भी कुछ साल पहले हजारों की संख्या में मामले आए और कुछ लोगों की मौत हो गई। इस साल भी आंकड़े फिर बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों में 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो आखिर किसका है इंतजार? सिर्फ सरकारी महकमे नहीं है जिम्मेदार, आपकी भी है जिम्मेदारी। लार्वा नष्ट करना आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसे इकट्ठा भी आपकी लापरवाही करती है। आज इसी डेंगू की बात, तो डेंगू से डरना नहीं है, लड़ना है। अब हालिया स्थिति क्या है तमाम जगहों पर, वो जान लीजिए। दुर्ग में डेंगू लगातार बेकाबू होता जा रहा है। एक बार फिर डेंगू के 6 और नए मरीज मिले हैं। इस पर गौर करिए, 6 और नए मरीज मिले हैं। भिलाई के सेक्टर 2 में 4 और सेक्टर 4 में 2 मरीज मिले हैं। नगर निगम की लापरवाही और भिलाई स्टील प्लांट की अनदेखी। इलाके में लगातार इनके चलते डेंगू फैल रहा है। डेंगू प्रभावित इलाकों में दवाओं का छिड़काव नहीं है, फॉगिंग नहीं है, लिहाजा डेंगू के मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि क्या एडीज मच्छर ने कोई कोलैबोरेशन कर रखा है निगम के साथ, बीएसपी के साथ। लगातार ये लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इन सबके बीच लक्षण देखते रहिएगा। दुर्ग जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार है। तो लगातार दुर्ग भिलाई में डेंगू का बढ़ता दायरा अब ये दायरे से हटकर कहर तक जा चुका है। यही स्थितियां बिलासपुर की हैं, अंबिकापुर की हैं, रायपुर में तो एक की जान भी चली गई। अब अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात कर ली जाए, हमने उन्हीं स्थानों का डाटा हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं स्थानों की बात हम कर रहे हैं जहां डेंगू डेडली डेंगू बन चुका था एक वक्त पर, कुछ साल पहले। ग्वालियर में बुधवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिल गए। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 23 सैंपल की जांच हुई। 7 साल की एक बच्ची में पुष्टि हुई है। कुल 3 मरीज हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। अगर सिर्फ अगस्त के आंकड़े उठा लिए जाएं तो 15 मरीज मिले हैं। ये ग्वालियर की स्थितियां। एडीज के बारे में भी जान लीजिए। डेंगू का ये मच्छर गहरे रंग का होता है, पैरों पर इसके सफेद रंग का बैंड होता है, जिसके लिए मैंने अभी इस्तेमाल किया कि पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा कैदियों के कपड़े इस तरह के होते हैं, धारीदार कपड़े। अक्सर दिन में एडीज लोगों को काटता है, रोशनी वाली जगह में ये रहता है, पानी में अंडे देता है, पानी से भरे बर्तनों में अंडे देता है। एक बार में दर्जनों अंडे ये दे सकता है। इसका जो लार्वा है वो लंबे अरसे तक पड़ा रह सकता है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। इंसान टू इंसान नहीं फैलेगी। मच्छर आपको काटेगा, फिर किसी स्वस्थ को काटेगा, वो भी डेंगू का शिकार हो जाएगा। और 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय हम करवा देते हैं। डॉक्टर बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से उनकी विधा में डेंगू से निपटने के तरीके पर हम चर्चा करेंगे।
डॉक्टर बलराम, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या ज्यादा भारी है, डेंगू का लार्वा, एडीज मच्छर, या फिर लोगों की लापरवाही? आजकल ज्यादातर इलाज गूगल ज्ञान से हो रहे हैं। कभी कभी लोग इस संक्रमण को, इस बुखार को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। डॉक्टर बलराम, प्लीज। आजकल बरसात का समय है। बरसात के समय में गड्ढों में पानी भरता है। लोग अपने घरों में कुछ टूटे फूटे बर्तन या टायर ट्यूब जैसी चीज़ें घर में बाहर की तरफ या छत पर रखते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है और इस पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं वो सबसे ज़्यादा वाहक होते हैं ये मलेरिया और डेंगू फैलाने के लिए। तो इसमें मलेरिया होने से बचने के लिए यदि आदमी को सावधानी रखे तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। घर के अंदर इस तरह की चीज़ें न रखें कि जिनमें पानी भरे और उसके अंदर मच्छर पैदा हों। और बाहर जो गड्ढे होते हैं उन्हें पानी ज़्यादा टाइम तक न भरा रहे आसपास घरों के, उनको बंद करें, उनको भर दें बराबर। तो पानी इकट्ठा नहीं होगा तो ये बीमारियाँ डेंगू और मलेरिया फैलने से हम उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। इसके बाद अपन फुल जो है बाहें वाले स्लीव वाले कपड़े पहने, मच्छरदानी लगा के सोएं, तो इससे अपन अपना पर्सनल व्यक्तिगत बचाव कर सकते हैं। जी जी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर उपाध्याय आपके पास में और अगले सवाल के साथ आऊंगा। डॉक्टर त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी साहब, क्या हम दूसरी विधा में भी इसका कोई उपचार देख सकते हैं, मसलन होम्योपैथी, उसमें कोई उपचार इसका हमें मिलता है और कितना वो सटीक है? जी डॉक्टर त्रिवेदी। पहले आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। वह आपने एक बहुत ही अच्छी सामाजिक पहल की है जिससे कई लोग जागरूक हो सके, जिसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, निश्चित रूप से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो होती है वो लक्षणों के आधार पर आधारित होती है। और आप जैसे कि देखें कि डेंगू हम सिर्फ एक बुखार लेके चलते हैं, लेकिन जब आप डेंगू के लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें असहनीय दर्द होता है, और खास कर जो दर्द होता है कमर से और कमर के निचले हिस्सों में ज्यादा होता है, और जो आपकी आंख के पीछे जो सर के हिस्से में होता है। और डेंगू का जो बुखार होता है बहुत ही तेज बुखार, मतलब जो अचानक से व्यक्ति बैठा रहता है, पता लगा उसको एकदम से 103-4 बुखार हो गया। तो ये जो लक्षण होते हैं मुख्यतः डेंगू के, हमको जो भी हम जो देख रहे हैं हमारे क्लिनिक में हमको मिल रहे हैं, इसमें लोगों का मुंह सूख रहा है, ठंड लोगों को ज्यादा लग रही है, और जो दर्द है मतलब उसको आप बयान नहीं कर सकते, इस कदर दर्द हो रहा है। तो ये तो हो गए शारीरिक लक्षण। लेकिन जब आप इसके मानसिक लक्षणों पे भी चर्चा करेंगे जिसपे होम्योपैथी आधारित होती है, इसी में कई पेशेंटों को मौत का भय लगता है कि अगर मुझे डेंगू हो जाएगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कई लोगों को और कई नाना प्रकार के टेंशन होते हैं, कई को डर, घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, ये सब चीजें भी चालू हो जाती हैं। तो जब आप लक्षणों के आधार पर जाएंगे तो हमारे यहाँ होम्योपैथी में एक नहीं 50 सैकड़ों ऐसी दवाइयां हैं जो हम लक्षणों के आधार पर देते हैं। हमारे यहाँ अभी डेंगू में प्रिवेंटिव के रूप में सबसे अच्छी औषधि जो चल रही है वो यूपिटोरियम चल रही है। यूपिटोरियम दवाई जब आप पढ़ेंगे हमारे यहाँ क्लियर कट उसमें हड्डी तोड़ बुखार, बोन फीवर लिखा हुआ है। उस पेशेंट को आंखों में लालपन आएगा और चेहरे में भी जो बॉडी में थोड़ा सा लालपन, शरीर में दर्द, ये सारे लक्षण उसमें उपलब्ध होते हैं। ऐसी हमारी जो आप बैप्टीशिया करके दवाई है, उस व्यक्ति को जब भी बुखार होता है उसका बुखार 102, 104, 105 ही होगा, उससे नीचे फीवर उसको नहीं होता है। बेलाडोना जो हमारी दवाइयां हैं उसमें शरीर में लालपन आ जाता है। ब्राउनिया जो हमारी मेडिसिन में उसमें पानी की प्यास ज्यादा हो जाती है बुखार के केस में। आर्सेनिक जो मेडिसिन है उसमें पानी की प्यास बढ़ जाती है और तेज। तो ये जो कई सारे लक्षणों का हम मिलान करके जब होम्योपैथी दवाई देते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से प्लेटलेट 70,000 केस, 60,000 केस, 50,000 वाले केस भी हम काफी अच्छे तरीके से होम्योपैथी के माध्यम से 2 से 4 दिनों में मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक। लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी, एक बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपके पास थोड़ा पहले आ जाए तो शायद ज्यादा मुफीद इलाज मिलेगा और इम्यूनिटी बूस्टर भी आपके पास ज्यादा होंगे। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, निश्चित रूप से आप समय रहते कोई भी चीज कर देंगे तो उसकी भरपाई आपको नहीं करनी पड़ती है। जैसा कि बिजली बिल भी हमारे घर में आता है, अगर हम उसको समय रहते बिल पटा दे तो हमको उसका फाइन नहीं पटाना पड़ता है। तो समय रहते किसी भी चीज का आप इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर और अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी विलंब होता है, कुछ भी होता है, तो कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। 50,000, 60,000 का प्लेटलेट तक होम्योपैथी में मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खासकर मेरी प्रैक्टिस में। जी।
तो बड़ा झटकेदार एग्जाम्पल आपने दिया डॉक्टर त्रिवेदी। और डॉक्टर बलराम भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर मैंने उनका नाम गलती से गलत ले लिया हो तो मैं माफी चाहता हूं अपने तमाम दर्शकों से। डॉक्टर बलराम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक टर्म है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसके बारे में बताएं। ये ज्यादातर उस जगह इस्तेमाल है जहां डेंगू जानलेवा हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर प्लीज। डेंगू सिंड्रोम, उसमें जब फीवर आता है तो उसका जो है बराबर इलाज कराएं। मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। हाँ। तेज फीवर, उसके साथ सिरदर्द, उल्टियाँ या कभी कभी बहुत वीकनेस जैसा महसूस होता है। कोई भी बुखार हो, सबसे पहले उसको जो है एज मलेरिया ही ट्रीट किया जाता है। हाँ। अनलेस अदरवाइज प्रूव। जब तक ये साबित ना हो जाए जांच के बाद कि मलेरिया नहीं है, तब तक हम उसको मलेरिया के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं। यदि किसी को फीवर आता है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, किसी भी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट जिसकी जैसी इच्छा हो, उनसे जांच कराएं, उनके परामर्श लें, उसके बाद ही अपना इलाज उनके हिसाब से लें। अपने मन से कोई भी दवाई लेना घातक हो सकता है। अपने आप या मेडिकल स्टोर से दवाई लेना कभी कभी अपने को नुकसान पहुंचाता है। जी जी, तो अपने मन का डॉक्टर नहीं बनना है, उसको बचाओ। हाँ, बचाव के साधन मैंने आपको पहले। हाँ जी जी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ जी, यस। हाँ डॉक्टर बलराम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बार दरअसल हम दुर्ग भी चलना चाहेंगे, दुर्ग और भिलाई। डॉक्टर बलराम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दुर्ग और भिलाई का जिक्र इस वजह से भी, दुर्ग और भिलाई ने इसके जानलेवा कहर को झेला है। मतलब डेंगू कहर भी ढा सकता है, ये दुर्ग और भिलाई से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इन सब के बीच मिथिलेश, आपसे मेरा सवाल ये कि हम सब तो गंभीरता समझ रहे हैं, ये बीएसपी और निगम आपस में गंभीर है या नहीं, या ये चल रहा है कि पहले आप या फिर मैं नहीं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्या यही खेल चल रहा है मिथिलेश? बिल्कुल ललित, देखा जाए तो इसमें जो है समन्वय की कमी नजर आती है, क्योंकि जिस जगह में यदि मैं इस साल की यदि बात करूं तो इस साल में जो जितने भी डेंगू के मरीज मिले हैं वो सबसे अधिक जो है भिलाई टाउनशिप के मिले हैं। और जो पहले जो वर्ष 2018 की बात की जाए तो 2018 में जब हुआ था तो वो पटरी के दूसरी ओर हुआ था, वो निगम का क्षेत्र था पूरा। लेकिन अभी जिस जगह में हुआ है वो डेंगू जो पहले वो सबसे अधिक जो पांव पसार रहा है वो भिलाई टाउनशिप का एरिया है, जहां पर जिम्मेदारी जो है वो बीएसपी प्रबंधन की भी बनती है और साथ ही नगर निगम की बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से पहले आप की स्थिति जो है अक्सर वहां पर देखी गई है। तो जिस तरह से यदि नगर निगम का क्षेत्र है तो सफाई का जो जिम्मा होता है वो नगर निगम क्षेत्र का होता है कि सफाई वहां पर करवाए, लेकिन वो टाउनशिप होने की वजह से जो सफाई का जो जिम्मा होता है वो भिलाई टाउनशिप में आता है। तो ये पहले आप की स्थिति है। यदि निगम कुछ करता है तो बीएसपी अड़ंगा डाल देता है, और जब गंदगी पसरी हुई है तो बीएसपी खुद भी नहीं अलग कर पा रहा है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पे काम चलेगा? और यही वजह है कि जो डेंगू है वो लगातार अपने पांव पसार रहा है। अभी देखिए इस जुलाई के 21 तारीख से लेकर अभी तक 107 मरीज सामने आ गए। गनीमत ये रही है कि अभी कोई अति गंभीर नहीं हुआ, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी प्रबंधन का एरिया है जिसमें भिलाई टाउनशिप की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई है, तो ये जो जिम्मेदारी है वो बीएसपी प्रशासन की है कि वहां पर जाए, उन झाड़ियों को अलग करे, खंडहर जो पड़े हुए भवन उनको डिसमेंटल किया जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ ना करके वहां पर वो स्थिति है जो है, जैसे अभी डेंगू बढ़ गया तब दिखाने के लिए एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे अभी काम किया जा रहा है, लेकिन वो भी धरातल पर काम नहीं हो जाते हैं। जिस तरह से जो सेक्टर 2 की बात किया जा रहा है, सेक्टर 4 की बात किया जाए, यहाँ पर कई पर अधिकांश जो है वो यहाँ पर मरीज मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो कारण यदि भी जाते हैं तो वहाँ पर बैकलाइन की सफाई नहीं हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। और जब इसलिए और खतरनाक स्थिति हो जाती है कि जब आपके यहाँ पहले जब वर्ष 2018 में जब डेंगू फैला हो तो निश्चित रूप से उसके लार्वा जो कहीं ना कहीं रहते हैं वो और भी पांव पसार सकते हैं। तो वो लार्वा तो खत्म होते नहीं है, अभी आपको उसको पहले एहतियातन आपको कदम उठाने चाहिए, वो कदम भी आप नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में जो है डेंगू पांव पसारेगा नहीं तो और क्या होगा? देखिए आज भी स्थिति है जो जस की तस है, बस कागजों में कार्रवाई चल रही है कि स्वास्थ्य विभाग कहता है कि अभियान चलाया जा रहा है, दवाइयां बांटी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बीएसपी प्रशासन बोल रहा है कि दवाइयां बांटे, लेकिन स्थिति जो है वो धरातल पर नजर नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर उपाध्याय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या ये सही है कि अगर डेंगू का जो संक्रमण है वो दूसरी या तीसरी बार हो तो वो और ज्यादा घातक होता है? एक बात सर। दूसरा कि क्या
ऑर्गन फेल्यूर के केसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरी मानव जाति और मानव शरीर, इनके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा है। ये 2 सवाल सर। अगर डेंगू बार बार होता है तो निश्चित तौर पर जो पहली बार असर हुआ है शरीर पे, उसमें शरीर की इम्यूनिटी में फर्क आता है, जिससे अगर दोबारा डेंगू की बीमारी होती है, मतलब फैलता है, तो बॉडी रेजिस्टेंस तो कम है ही, और उसके बाद अगर उसका संक्रमण होता है तो निश्चित तौर से ये गंभीर अवस्था को मरीज में पहुंचा सकता है। और जो भरी हुई पानी वाली जगह है उनमें अगर लार्विसाइडल मछलियां भी होती हैं, हाँ। अगर वो उनमें डाली जाएं तो जो बड़े बड़े तालाब और नाले इस टाइप हैं उनमें भी मच्छरों की पैदावार को हम रोक सकते हैं। चलिए आप सभी को मुझे रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उपाध्याय आपका, डॉक्टर त्रिवेदी आपका, मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमें एक और अहम खबर का रुख करना होगा। ब्रिक्स समिट दरअसल इस वक्त चल रही है, वहां आपको लिए चलते हैं। में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक, भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। यह हमारी G20 अध्यक्षता का भी मूल मंत्र है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने 3 अफ्रीकी देशों तथा कई विकासशील देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। एक्सेलेंसी, मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ, वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ने के लिए, अपने अपने विकास में उसका लाभ उठाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमें अपना अनुभव और क्षमताएं आप सबके साथ साझा करने में खुशी होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।